हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम कर रहे हैं, सिंस एग्ज़ाम इज़ कमिंग फॉरवर्ड, तो हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल में विद रिलेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि स्टैटिक पार्ट में होगी। ठीक है, तो हम अगर यहाँ देखें तो हमें क्या दे रखा है। पहला, उज्जैन अनवील्स इंडियाज़ फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ इसको क्या स्टार्ट किया है। एंड अगर हम इसकी बात करें ये कौन है, तो ये है मनसुख मांडविया, जो कि इसके मिनिस्टर हैं। एंड इन्होंने मनहित ऐप भी लॉन्च करी है, जो कि एम्पावर करेगी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को एंड प्रमोट करेगी सेफ़ एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को। तो ये आप प्रसादम से याद रखिएगा कि उज्जैन में अनवील करी गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा करी गई है, जो कि हैं कौन मिनिस्टर? मनसुख मांडविया। एंड इन्होंने मनहित ऐप भी जो है वो लॉन्च करी है। पारसी, या फिर जिसको हम पर्शियन के नाम से जानते हैं, इज़ टू बी वन ऑफ इंडियाज़ 9 क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको ऐड करने की बात करी गई है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में होती हैं? तो ये 8th शेड्यूल में आपको देखने को मिलती हैं। तमिल जो लैंग्वेज है वो 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनती है। संस्कृत इन 2005, कन्नड़ इन 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014 एंड पर्शियन विच इज़ फारसी ये अभी बनेगी। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली कि कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बने या ना बने, उसका क्राइटेरिया कुछ तो होता होगा ना, कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो वो लैंग्वेज जो 1500 या 2000 साल पुरानी हो, उसको हम एक तो क्राइटेरिया में रखेंगे। एंड इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए सब्सटैंशियल बॉडी की, जिसमें एंशंट जो लिटरेचर है वो लिखे होने चाहिए। मतलब यू शुड फाइंड एन एंशंट लिटरेचर रिटन इन दिस लैंग्वेज। तो हमें पता है कि पारसी या फिर पर्शियन में काफ़ी सारे एंशियंट बुक्स लिखी गई थी। ठीक है, एंड अगर हम थर्ड क्राइटेरिया की बात करें तो ये है कि इन्फ्लुएंस अदर लैंग्वेज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर लिंग्विस्टिक सिस्टम। इस लैंग्वेज से दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं उनका या तो मतलब क्या कहते हैं वो लाइक आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, उनका उत्पत्ति हुआ हो, वो वाली जो लैंग्वेज है इन्फ्लुएंस अदर लैंग्वेज टू कम इन टू बींग, इन्फ्लुएंस्ड अदर लैंग्वेज। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि इट शुड पोजेस अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ग्रामर। ठीक है, उसका खुद का जो हम कहते हैं स्क्रिप्ट होनी चाहिए एंड उसकी खुद की ग्रामर होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब हम कोई ऑफिशियल काम करते हैं तो उसमें उस लैंग्वेज को भी सिंस हमने इंक्लूड कर लिया है, तो हम उस भाषा में काम कर सकते हैं, राइट। एंड अगर हम देखें उसमें जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो भी प्रिजर्व होगा। एंड जब उसको ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया तो उसमें एजुकेशन भी आप दे सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि लोकसभा में भी आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे उसमें उस लैंग्वेज में आप ग्रेजुएशंस कर सकते हैं, आपको फेलोशिप मिल सकती है। कल्चरल इवेंट को भी प्रमोट करता है, लाइक टूरिज़म को प्रमोट करता है। तो ये सारी काफ़ी बेनिफिट्स हो जाती हैं किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि पारसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है कि नाम
19th नाम समिट ये कहाँ हुई है? ये कंपाला के युगांडा में कंडक्ट करी गई है। इसका थीम क्या था? तो ये था डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो नाम की, तो ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इनमें 120 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। कहाँ पे हुई थी? तो ये यूगोस्लाविया में हुई थी। एंड अगर हम बात करें ये क्यों आई थी, तब जब यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो रहा था, तब यह था कि आपको किसी एक का साइड लेना पड़ेगा। तब इंडिया आगे आता है एंड इट सेज कि नहीं, हम किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होंगे एंड हेंस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट शुरू करी जाती हैं। इस साल कहाँ हुई थी? तो ये युगांडा में हुई थी। थीम था इसका डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 2024 में कौन कर रहा है? तो ये रशिया कर रहा है। एक्चुअली करना था किसको? ब्राज़ील को, क्योंकि लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने किया था। तो ये ऐसे क्रोनोलॉजी में चलता है, बट सिंस ब्राज़ील इस साल G20 को होस्ट कर रहा है, तो इसी वजह से रशिया इस बार ब्रिक्स का समिट होस्ट करने जा रहा है। एंड अगर हम इसकी बात करें कि ये फाउंड कब हुआ था, तो ये 16 जून 2009 में फाउंड किया गया था। एंड अगर हम बात करें इसमें पहले कितने कंट्रीज़ थे, तो पहले जब ये फाउंड किया गया था तब इस पर सिर्फ 4 ही कंट्रीज़ थे, जो कि थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है एंड ये ब्रिक्स से बन जाता है ब्रिक्स समिट। एंड अगर ये आपको याद होगा कि इस साल भी ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि 1 जनवरी से यहाँ पे 4 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो कि कौन है? ये है इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान एंड UAE। एंड अगर हम देखें तो पहले अर्जेंटीना भी ज्वाइन करने वाला था, बट उन्होंने वहाँ से बैक ऑफ कर लिया है। एंड सिर्फ 4 कंट्रीज जो कि इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान एंड UAE ने ब्रिक्स को अभी ज्वाइन किया है। ब्रिक्स की एक बैंक भी होती है जिसे हम NDB के नाम से जानते हैं, जो कि 2014 में बनती है। NDB का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। एंड ये क्या, इसको बनाने का मोटिव क्या था? तो बेसिकली उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक और IMF ये बिलीव किया जाता था कि काफ़ी पार्शलिटी करते थे टूवर्ड्स डेवलपिंग नेशंस, तो इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स ने अपनी ही बैंक बनाई है, जिसका नाम है NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट है जो उसको बेस्ट एयरपोर्ट 2023 का अवार्ड मिला है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल पीस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसका थीम क्या था? तो थीम था द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये इसका थीम था इस साल की जो 12th जनरल असेंबली हुई है। एंड अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो ये एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। कहाँ से शुरू करी गई थी? तो ये थी उलान बटोर से। उलान बटोर किसकी कैपिटल है? तो ये मंगोलिया की कैपिटल है, वहाँ से ये शुरू करी थी। बुद्धिस्ट्स की बात कर लेते हैं तो ये किसने शुरू किया था? ये बुद्धा ने शुरू किया था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। इनके फादर एक साक्य क्लैन के थे एंड इनकी जो मदर थी वो कौन से क्लैन से थी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर हम बात करें तो ये इनके ना कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स रहे हैं जो कि किसी सिंबल से
डिफ़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि जो बर्थ है वो लोटस से डिफ़ाइन किया जाता है, जब वो ग्रेट डिपार्चर करते हैं मतलब वो अपना घर छोड़ते हैं उसको हॉर्स से डिपिक्ट किया जाता है। जब उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त होती है तो उसको हम बोधि ट्री से डिपिक्ट करते हैं। जो फर्स्ट सरमन होता है जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसको हम चक्र से प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये दिखाता है धर्म चक्र परिवर्तन। एंड लास्ट जो डेथ है उनकी वो स्तूपा से दिखाई जाती है। बुद्धा की डेथ कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुशीनगर में। लास्ट सरमन कहाँ दिया था बुद्धा ने, तो वो दिया था वैशाली में। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस टॉपिक से कि कंटेम्प्रेरी कौन थे बुद्धा के, तो वो महावीर थे, बिम्बिसार थे, और बिम्बिसार के जो बेटे थे दैट इज़ अजातशत्रु। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट द बुद्धिस्ट काउंसिल एंड बुद्धा। ये याद रखिएगा करंट अफेयर से रिलेटेड कि जो 12th जनरल असेंबली है एशियन बुद्धिस्ट समिट की वो न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड इसका जो थीम है वो है द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इनकी। एंड इनको हम जन नायक के नाम से भी जानते हैं। जन नायक ये बिहार से आते हैं एंड बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। एंड अगर हम बात करें तो और कितने लोगों को इस साल भारत रत्न मिला है, तो इस साल इन टोटल 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। एंड इनकी बात करें तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो ये है नॉर्मन बार्लो। एंड अगर हम बात करें तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये हुआ था कि हम बेसिकली नॉर्थ अमेरिका से PL480 का वीट जो है वो इम्पोर्ट करते थे। एंड वो बहुत लो क्वालिटी का वीट प्रोडक्शन होता था। एंड सिंस हमें वो मंजूर नहीं था तो जो इंदिरा गांधी है उन्होंने 3rd 5-year प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। किस किस स्टेट में करी थी, तो हमें नॉर्थ के स्टेट्स तो पता होते हैं कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में करी थी। बट साउथ के भी जो 2 स्टेट्स हैं दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, वहाँ पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। तो ये था इनका। एंड अगर हम और बात करें तो ये थे PV नरसिम्हा राव जिनको इस साल भारत रत्न मिला है। एंड ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ड्यूरिंग 1991। एंड इनकी बात करूँ तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये है इम्पॉर्टेंट फॉर LPG रिफॉर्म्स। LPG रिफॉर्म्स क्या है, तो ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड ये क्यों करना पड़ा हम लोगों को, तो बेसिकली 1991 के दौरान जो हमारा क्या कहते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी कि हम BOP क्राइसिस से गुज़र रहे थे। अब BOP क्या होता है, तो BOP होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अगर हम डिटेल देखें तो बेसिकली आपके पास उतने फॉरेन रिजर्व्स नहीं हैं कि आप कुछ भी इंपोर्ट कर पाएँ। जैसे कि अभी हम करंट में देख रहे हैं, कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान में भी सेम हाल थे कि उनके पास इतना फॉरेन रिज़र्व नहीं था कि वो कुछ भी इंपोर्ट कर पाए। हमारे इंडिया में हमने ये कंडीशन सिर्फ एक बार फेस करी है दैट इज़ 1991 में। एंड हम जब वर्ल्ड बैंक के पास गए तो उन्होंने हमें बोला कि आपको अपनी इकोनॉमी को जो है वो ओपन करना पड़ेगा। उससे पहले तक हमारी जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तब हमने LPG रिफॉर्म्स किए थे एंड हमारी हालत उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई थी। इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग्स फॉर इंडिया। एंड इस टाइम पे अगर आपको याद होगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे मनमोहन सिंह। ठीक है। नरसिम्हा राव की हमने बात कर ली। देन नेक्स्ट जो है ये है LK अडवाणी जिनको भारत रत्न मिला है। एंड
लास्ट बट नॉट द लीस्ट चरण सिंह को यहाँ पे भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास विकसित भारत संकल्प यात्रा इज नेशन वाइड कैंपिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट मॉनिटर फ्लैगशिप सेंटर स्कीम। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें आपको कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई स्कीम्स आपके लिए चल रही हैं एंड जिनको रियली इसकी रिक्वायरमेंट होती है दे आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करी गई थी। विंग्स इंडिया 2024 जो कमेंस किया गया था बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद, उसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु एंड दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसको बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड का से सम्मानित किया गया है। अराउंड 25 crore people have lifted themselves out of poverty in last 9 years। ये रिपोर्ट जारी करी गई है बाय नीति आयोग एंड ये ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो आप लिख कीजिए एक सेपरेट नोटबुक में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स, क्योंकि मेंस में आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें नीति आयोग की तो ये एक एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थिंक टैंक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जब आप आंसर्स लिखते हैं ना तो आपको कीवर्ड्स हमेशा मेंशन करने होते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 में एंड इसके चेयरपर्सन कौन है तो ये है नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम होते हैं। एंड अगर हम बात करें तो ये इसने किसको रिप्लेस किया था तो इसने 5 ईयर प्लान्स जो होते थे हमारे 5 ईयर प्लान्स उसको रिप्लेस किया था। ये हमने किससे लिया था तो ये हमने यूएसएसआर से लिया था एंड टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हमारे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट कहाँ कंडक्ट करी गई है तो ये कंडक्ट करी गई है स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो ये हुई थी 24 जनवरी 1971 में। एंड अगर हम बात करें इस 54th वाले की तो इसका थीम क्या था तो ये था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ और रिपोर्ट्स जो है वो शो करता है, मतलब वो पब्लिश करता है, तो ये क्या है, एक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसमें इंडिया का प्लेस क्या है, इंडिया का प्लेस है 127। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया का रैंक है 37। ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। एंड अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे जो वीडियोस हैं उस पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको एक वीडियो मिलेगी अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम जन मन इज़ फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो जन मन का फुल फॉर्म क्या है तो ये है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो इनकी जो पीवीटीजीज क्या होते हैं, पीवीटीजीज मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये कौन होते हैं तो देखिए हमारी कंट्री में जो ट्राइबल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉइट हो चुके हैं एंड उनकी कंडीशंस काफ़ी लाइक दे आर नॉट ट्रीटेड एज द मेन स्ट्रीम्स। एंड अगर हम बात करें उनमें से भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेड हैं, उनको हम बोल देते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स की जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको ठीक करने के लिए ये जनमन जो है पीएम जनमन स्कीम वो शुरू करी गई है। ये बेसिकली ब्रिज करेगी हेल्थ गैप को, एजुकेशन गैप को एंड लाइवलीहुड को।
ठीक है, इन सब के ऊपर ये वर्क करेगी एंड इसका जो मिशन होगा वो होगा कि ये सेफ़ हाउसिंग प्रोवाइड कर सके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, along with road and telecom connectivity and sustainable livelihood opportunities, ये सब दिया जाएगा to a particularly vulnerable tribal groups। नेक्स्ट है MEA। MEA नो इंडिया प्रोग्राम फॉर यूथ डायस्पोरा कंप्लीट्स 20 ईयर्स। तो ये बेसिकली क्या है, नो योर इंडिया प्रोग्राम। तो ये होता है कि जो इंडियन ओरिजिन के यूथ हैं जो 18 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में है, उनके लिए 3 वीक का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो कि शुरू किया गया था 2003 से। एंड उनको इंडिया के बारे में बताया जाता है एंड इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। राइट, इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर एंड IoT COE ये कहाँ पे ओपन किया गया है, तो ये केरला में ओपन किया गया है। इनमें इसके जो भी फर्स्ट रहे हैं ना, मैं उनके डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अबाउट फर्स्ट इन इंडिया करंट अफेयर्स, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इन सब का डिटेल भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसका नाम क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं। इसका नाम रहेगा सामवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इनॉग्रेट किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एंड ये अलाइन करेगा जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके साथ इसको अलाइन किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगा। NEP किसका रिकमेंडेशन है, तो ये कस्तूरी रंजन कमेटी का रिकमेंडेशन है। एंड अगर हम बात करें तो अभी कौन सा फर्स्ट स्टेट या UT बन गया है जिसने NEP को इम्प्लीमेंट किया है, तो ये जो है दिल्ली UT जो है उसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। असम गवर्नमेंट टू ऑनर ex-CGI रंजन गोगोई विद असम वैभव अवार्ड। ठीक है, तो अगर हम रंजन गोगोई जी की बात कर लेते हैं तो ये 46 हमारे CGI थे एंड इनको असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये करंटली राज्यसभा के मेंबर भी हैं। सविता कंसवाल इनको मिला है तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड एंड इनको ये पोस्टमसली मिला गया है विच इज़ कि इनको ये मरणोपरांत मिला है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जनवरी में कंडक्ट करे गए हैं, जिसमें कि मेन में विनर कौन है, तो ये है जानिक सिनर। विमेन में है अरिंका सबलंका एंड अगर हम डबल्स की बात करें तो इसमें रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एडबेन है। तो ये वाली चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रोहन बोपन्ना जो हैं वो इंडियन है एक तो, एंड इंडियन होने के साथ साथ ये ओल्डेस्ट प्लेयर भी हैं जो कि एक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, टेनिस के टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। एक हो गया जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये बेसिकली जनवरी में खेला जाता है एंड ये एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। एंड वहीं अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की तो ये मई में कंडक्ट होता है एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास। विंबलडन की बात करते हैं
तो ये जून में होता है एंड ये अगेन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूएस ओपन जो होता है वो अगस्त या सितंबर में खेला जाता है एंड ये एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको जो टेनिस ग्रैंड स्लैम्स हैं उसके बारे में पता होनी चाहिए। रोहन बोपन्ना की भी आपको पता होना चाहिए, ओल्डेस्ट प्लेयर हैं। ओल्डेस्ट कितने 43 की एज में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। एंड ये एक इंडियन भी हैं। बाकी आपको जेनिक सिनर एंड अरियंका सबलेंका का भी नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रज्ञानंदा surpasses विश्वनाथ आनंद to become India's number 1 chess player. मान सिंह won the gold medal at Asian Marathon Championship 2024 in Hong Kong. प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार इज़ अवॉर्डेड टू 19 चिल्ड्रन। एक बच्चा है इसमें जिसको पोस्टमसली मिला है। बाकी इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द डीप नॉलेज तो आप ये चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो इसने इशू किया है न्यू गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स। बेसिकली कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं आजकल उन्होंने काफ़ी सारा लाइक कंपटीशन के चक्कर में दे आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर्स ऑन द स्टूडेंट्स। तो इस न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी 16 साल से कम बच्चे को कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल इवेंट भारत पर्व। तो ये बेसिकली एक 9 दिन का सेलिब्रेशन होता है, 9 डेज़ लॉन्ग सेलिब्रेशन जो कि हमारा फ्रीडम और सॉवरेनिटी को शो करता है एंड इट ऑल्सो शोज डाइवर्सिटी थ्रू लाइक टैबुलिक्स एंड कल्चरल परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके थ्रू इसने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने इसको शुरू करा है एंड कब शुरू किया था ये 2016 में इसको शुरू करा गया था। 9 डेज़ लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है एंड ये अपना रिपब्लिक डे के बाद कंडक्ट किया जाता है। तो ये था अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर। जनवरी का करंट अफेयर्स का ये फर्स्ट पार्ट था एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई आपको पार्ट इसका पसंद ना आया हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एज इट विल इम्प्रूव मी विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो वहाँ पे भी डालती रहती हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।